राम राम मित्रों। अब हमारा टॉपिक चल रहा है रणथंभौर के चौहान। देखिए, राजस्थान है हमारा और यहाँ अजमेर था। हमने अजमेर के चौहान पढ़े। अजमेर में हमने लास्ट छोड़ा था पृथ्वीराज थर्ड को। तो अजमेर का सबसे शक्तिशाली शासक है। अजमेर का अंतिम चौहान शासक अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा हमारा पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से उसका लड़का, और यहाँ पड़ता है आपका एक दुर्ग और एक जगह पड़ती है रणथंभौर। रणथंभौर और रणथंभौर पड़ता है फिलहाल में सवाई माधोपुर में। तो यहाँ सवाई माधोपुर में 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में, और जो चौहान वंश की नींव डालता है वो डालता है गोविंद राज। गोविंद राज। तो यहां से क्वेश्चन हो गया हमारा कि रणथंभौर में चौहान वंश का जो संस्थापक है, चौहान वंश का संस्थापक वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा गोविंद राज। ठीक है ना। और किसकी सहायता से? कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। तो यहां से हम इतना पढ़ते हैं। तो संस्थापक ध्यान रखना, अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक अजयराज, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? गोविंद राज, पृथ्वीराज थर्ड का बेटा। इसने स्थापना कर दी है। गोविंद राज के बाद में वो गद्दी पे बैठता है, उसका नाम है बल्हण देव। क्या नाम है? बल्हण देव। हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है साहब। इसके बाद में गद्दी पे बैठता है प्रहलाद। कौन बैठता है? प्रहलाद। कोई काम का नहीं है। इसके बाद में बैठता है गद्दी पर वीर नारायण। कौन बैठता है? वीर नारायण। ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। इसके बाद में गद्दी पे बैठता है वाघभट्ट। वाघभट्ट ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। फिर बैठता है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह को कहते हैं जय सिम्हा। जय सिम्हा भी कहा जाता है। अब देखिए, यहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे हमारे, जो इंपॉर्टेंट बनेंगे वो यहां से बनेंगे। इसके बाद में जैत्र सिंह के बाद में और इसका लड़का बैठता है गद्दी पर, उसका नाम है हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान, ये लीजिए साहब, हम हम्मीर देव चौहान को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, जैत्र सिंह के बाद में हम्मीर देव चौहान। तो हम्मीर के पिताजी का नाम पूछा जाता है जैत्र सिंह। जयसिम्हा कहते हैं इसने 32 वर्ष तक शासन किया था, और यहाँ पर 32 खंभों की छतरी का निर्माण इस हम्मीर देव ने बनवाया था, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। वो आगे पढ़ने वाले हैं। तो गोविंदराज, बल्लणदेव, प्रहलाद, वीरनारायण, बाघभट्ट, जैत्र सिंह, हम्मीरदेव चौहान। अब देखिए, इसके समकालीन दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ था वो, यहाँ हम खिलजी वंश को लेते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से हम्मीरदेव। हम्मीरदेव के समकालीन दिल्ली की गद्दी पे जो व्यक्ति बैठे थे उसका नाम है, एक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी और एक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। मैं यहाँ से लिख दिया जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब हम पढ़ते हैं किसको, जो हमारा टॉपिक मेन रहेगा इसमें, ये संस्थापक याद रखना है। उसके बाद में इनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर हमको याद रखना है हम्मीरदेव चौहान। इस हम्मीरदेव चौहान का हम वर्णन पढ़ते हैं पूरा। तो देखिए, हम्मीरदेव चौहान और रणथंभौर के चौहान पढ़ रहे हैं। मैं यहां लिख देता हूं हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान शासनकाल है 1282 से 1301। याद रखना है शासनकाल भी। हम्मीरदेव चौहान। देखिए, हम एक दुर्ग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा राजस्थान है। आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। यहाँ पर हमारा सवाई माधोपुर पड़ता है। सवाई माधोपुर में जो दुर्ग पड़ता है उस दुर्ग का नाम है रणथंभौर दुर्ग, जो हम रणथंभौर के चौहान पढ़ रहे हैं। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है, देखिए इसको, इसका उपनाम है दुर्गाधिराज। क्या नाम है? दुर्गाधिराज। ठीक है। और इसे अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था। बख्तरबंद। और दुर्ग सब नंगे हैं, यह जींस पहन के खड़ा है। मतलब यह है, और दुर्ग सब नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब है ये दुर्ग चारों से और खाई कांटे बनों से घिरा हुआ है। एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। रणथंभौर दुर्ग की जो श्रेणी है वो कौन सी है? एरण दुर्ग। ठीक है साहब। इसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। पहले
अब हम हम्मीर को पढ़ रहे हैं, तो रणथंभौर का शासन पढ़ रहे हैं 1282 से 1301। तो देखिए इस हम्मीर के बारे में जो हमें ग्रंथ जानकारी देते हैं वो देते हैं, एक तो है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य ये हमको जानकारी देता है। हम्मीर महाकाव्य का लेखक मैंने बताया था नैनचंद्र सूरी है, नैनचंद्र सूरी, ठीक है। एक है हमारा हम्मीर हट। हम्मीर हट ये काम कब हो जाता है? हम्मीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। किसने लिखा है? चंद्रशेखर ने। देखिए याद कैसे करेंगे, हम्मीर महाकाव्य हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें राजपूतों को सूर्यवंशी का है हम्मीर महाकाव्य, इसमें सूर्यवंशी का है तो सूरी। हट, हट किसने की थी? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों से हट की थी कि मेरे जीते जी मेरे जिंदे शरीर को आप नहीं पकड़ पाओगे? उसका नाम क्या है? चंद्रशेखर। ऐसे हम इसे याद कर लेंगे। इसके बाद में हम अगला पढ़ रहे हैं हम्मीर रासो। कौन पढ़ रहे हैं? हम्मीर रासो। और जो लिखा है शारंगधर ने। किसने लिखा है? शारंगधर। और ये लिखा है उसने 13वीं शताब्दी में। कब लिखा है? 13वीं शताब्दी। और एक और पढ़ते हैं हम हम्मीर रासो, और ये ग्रंथ है आपका जोधराज का। किसका है? जोधराज। और ये इसने लिखा है दोस्तों 18वीं शताब्दी में। कब लिखा है? 18वीं शताब्दी में, ठीक है ना। तो ये तो हम्मीर के बारे में। अब आपसे पूछा जाएगा, हम्मीर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब लेते हैं हम हम्मीर को। तो हमारा दुर्ग है कौन सा वाला? रणथंभौर का, जिसे दुर्गाधिराज कहा जाता है। देखिए गढ़ों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, और दुर्गाधिराज कहा जाता है रणथंभौर के दुर्ग को। बख्तरबंद भी से कहा जाता है, अबुल फजल ने कहा था। बख्तरबंद दुर्ग किसने कहा था? अबुल फजल ने, ठीक है भाई। अब देखिए अबुल फजल। अब हम हम्मीर को पढ़ रहे हैं, तो हम्मीर के समकालीन दिल्ली की गद्दी पे जो बैठे हुए थे वो बैठे हुए थे जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। शॉर्ट में लिख दिया मैंने JK AK, ठीक है। 1290 से गद्दी पे बैठा है 1296 तक। 1296 से गद्दी पे बैठा है 1316 तक, ठीक है ना। तो ये दो शासन हमारे काम के हैं। अब देखिए हम लेते हैं हमारे रणथंभौर को। तो ये जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठा हुआ था तो ये हमने दुर्ग बना दिया रणथंभौर का। कौन सा दुर्ग बना दिया? रणथंभौर का दुर्ग। दुर्ग बख्तरबंद है, चारों तरफ मजबूत खाई है, कांटे हैं, परकोटे हैं, बना दिया है। ये हमारे पेड़ वगैरह हैं, ये मजबूत कांटे का खाई है इसके चारों में। अब इस जलालुद्दीन खिलजी कहाँ का शासक है? ये दिल्ली का शासक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दिल्ली के हम्मीर देव के समकालीन दिल्ली के सुल्तान कौन कौन थे? तो पहला हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। हम पढ़ रहे हैं रणथंभौर। दुर्ग का नाम है रणथंभौर, और इसमें हमारा बैठा है हम्मीर देव चौहान, ठीक है भाई। अब देखिए तो इस जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किए थे। एक बार किया था 1291 ईस्वी में, 1291 ईस्वी में, और 1291 ईस्वी में आक्रमण किया था दुर्ग को चारों तरफ से। और जैसे ये फौज आती है जलालुद्दीन खिलजी की, तो हम्मीर देव को पता लग जाता है। हम्मीर देव दुर्ग के दरवाजों को बंद करवा देता है कि भाई गेटों को क्या कर लो, बंद कर लो। तो फौज चारों तरफ घेरा डाल देती है, और घेरा डालने के बाद में, और अब क्या है, हमने गेट बंद कर लिया दुर्ग चारों तरफ से। ऊपर हमारे सैनिक खड़े हुए हैं, चारों दिशाओं में चारों तरफ हमारे सैनिक खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो दुश्मन तो आ ही नहीं सकता है, इसलिए 1291 का जो आक्रमण किया था उसमें ये असफल होकर के और चला जाता है वापस। जलालुद्दीन खिलजी कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। उसके बाद में ये फिर दूसरी साल, उसके तुरंत 1 साल बाद में 1292 ईस्वी में और आक्रमण करता है। और इस बात की जानकारी हमारी मिल जाती है हम्मीर देव चौहान को, और हम्मीर देव चौहान को मिल जाती है। तो ये चारों तरफ से, और वही दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए, घेरा डाल दिया। और घेरा डालने के बहुत दिनों बाद कोई सिस्टम नहीं बन पाया। जलालुद्दीन खिलजी दुर्ग के गुप्त मार्गों को भी नहीं पता लगा पाया, कुछ नहीं हुआ जलालुद्दीन खिलजी से। और अब गुस्से में अब इनकी जो सेना लगी हुई है मुस्लिम सेना, वो बोलते हैं कि महाराज
हमारे पास में सारी राशन रसद सामग्री खत्म होने को जा रही है और हम इस दुर्ग को भी नहीं जीत पा रहे, तो क्यों ना हम वापस दिल्ली चलते हैं। तो दोस्तों ये दिल्ली चलते थे, ठीक है ना। और लेकिन अब देखिए, ऐसा कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है। अब दुर्ग को तो नहीं जीत पाया और ऊपर हमारा हमीरदेव चौहान खड़ा हुआ था और हमीरदेव चौहान कर रहा है इशारा, हाँ भाई जलालुद्दीन कैसे वापस चल दिया, दम नहीं रही क्या तेरे अंदर। तो ये एक बात कह के जाता है, कौन, ये जलालुद्दीन खिलजी। खिसियानी बिल्ली क्या करेगी, सिर्फ खंबा नोचेगी। ये कह के जाता है कि मैं, देखना बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाता है, मैं ऐसे 10 किलों को, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमानों के बाल की बराबर, मुसलमानों के बाल की बराबर, मुसलमानों के बाल की बराबर नहीं समझता हूं, नहीं समझता हूं। ये शब्द किसके हैं, ये शब्द हैं जलालुद्दीन खिलजी के। किस दुर्ग के बारे में कहे, रणथंभौर के दुर्ग के बारे में। किसने कहे थे, ये कहे थे हमारे जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा और हमारे शासक हमीरदेव चौहान के लिए और रणथंभौर दुर्ग के लिए, ठीक है। और ये वापस चला जाता है और दुर्ग का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कहने का मतलब दोनों ही प्रयास असफल। और अब होता क्या है, इधर देखिए घटना घटती है 1296 ईस्वी में और इसी का दामाद और इसी का भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी से कहता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, ना तो आप दुर्गों को जीत पा रहे हैं, ना आप कुछ कर पा रहे हैं, क्यों ना आप मुझे शासक बना दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी से जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि अभी तेरी उम्र नहीं है गद्दी पर बैठने के लायक। तो दोस्तों क्या किया, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी, हत्या कर दी, किसकी कर दी, इस जलालुद्दीन खिलजी की। और गद्दी पे बैठ गया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी अब गद्दी पे बैठ जाता है। तो क्वेश्चन बने हमारा यहाँ, जलालुद्दीन खिलजी ने कितने आक्रमण किए रणथंभौर पर, 2 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे, 2 आक्रमण। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगला, ठीक है ना। तो अब हम इसके बारे में, हमीर के बारे में पढ़ रहे हैं, अब अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे। देखिए वही रणथंभौर, के चौहान। अब देखते हैं हम, ये हमारा वही रणथंभौर है, इधर दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ है। दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा हुआ है, अब अलाउद्दीन खिलजी। हत्या करने के बाद में गद्दी पे बैठ जाता है। अब यहां से देखना, समझने का प्रयास करना एक एक लाइन को। इधर है हमीर, कौन है, हमीर देव चौहान। अब हमीर देव ने क्या किया था उस टाइम पे, हमीर देव ने, देखिए हमीर देव ने सबसे पहले, हमीर देव चलता है कहां से, यहीं से चलता है रणथंभौर से, रणथंभौर से चलता है और यूं होता हुआ रणथंभौर से और घूमता घूमता ऐसे आबू पहुंचा, आबू, ठीक है ना। काठियावाड़ पहुंचा था गुजरात में, आबू पहुंचा और वर्धनपुर चंपा होते हुए, और भीमरस का शासक था, मांडलगढ़ में पड़ता था भीमरस, यहाँ पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ का शासक, मांडलगढ़ में एक जगह थी भीमरस, भीमरस का शासक था अर्जुन। कौन था, अर्जुन। उस अर्जुन को हरा करके चंपा काठियावाड़ होता हुआ और वापस आबू होते हुए पुष्कर, पुष्कर भी आया था अजमेर में, पुष्कर होते हुए और ये, और कहाँ पहुंच जाता है, रणथंभौर पहुंच जाता है। तो ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, रणथंभौर से चला, रणथंभौर से भीलवाड़ा, काठियावाड़, वर्धनपुर, आबू और आपका पुष्कर होते हुए वापस कहाँ चला गया, वहीं चला गया। दोस्तों इसका मतलब इसने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को युद्ध में क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इसकी जो युद्ध नीति है वो है दिग्विजय। कौन सी है, दिग्विजय, ध्यान रखना,
पृथ्वीराज चौहान की युद्ध नीति भी कौन सी थी? दिग्विजय। दिग्विजय, चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करना दिग्विजय का मतलब अपने अड़ोसी पड़ोसियों को युद्ध में पराजित करके और उनको अधीनता स्वीकार करवाना, ये दिग्विजय की नीति कहलाती है। तो वही पालन किया था, सारे हिंदू राजाओं ने दिग्विजय की नीति का पालन किया था। और अब देखिए साहब, दिग्विजय की नीति का पालन करते हुए इसने अब इसको जीत लिया। इसके उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में इसने एक यज्ञ करवाया था। बहुत शानदार प्रश्न है। यज्ञ करवाया था, यज्ञ का नाम है कोटि जन यज्ञ। क्या नाम है? कोटि जन यज्ञ। कोटि जन यज्ञ करवाया था। और कोटि का मतलब होता है करोड़, जन माने जनता, यज्ञ माने यज्ञ, ऐसा यज्ञ जिसमें करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया हो। कौन सा यज्ञ कहलाता है? कोटि जन यज्ञ कहलाता है। अब देखिए, कोटि माने होता है करोड़। करोड़ लोग कहां से इकट्ठा हुए होंगे? इस विश्व में से इकट्ठा हुए होंगे। तो इस यज्ञ को संपन्न करवाने वाले विद्वान का नाम है विश्वरूप। ध्यान रखना है, क्या नाम है? विश्वरूप। इस विश्वरूप ने और इस कोटि जन यज्ञ को क्या करवाया था? संपन्न करवाया था। क्लियर हो गया? कहने का मतलब, अब देखिए इसने क्या किया। इसने बहुत सारे काम किए, एकदम ताकतवर राजा बनता जा रहा है। इसने धार एमपी में पड़ता है, धार के परमार शासक, परमार राजा भोज को भी इसने पराजित कर दिया था। किसको पराजित कर दिया था? भोज सेकंड को पराजित कर दिया था। इसी ने हमारा जो मेवाड़ पड़ता है, यहाँ मेवाड़, हमारा ये पूरा मेवाड़ है, ठीक है ना, मेवाड़। इस मेवाड़ के शासक समर सिंह को भी इसने युद्ध में पराजित कर दिया था। मेवाड़ के शासक किसको? समर सिंह को, और हरा दिया था। कहने का मतलब, अब यहाँ देखिए, इसने यहाँ भी हरा दिया, इसने एमपी के शासक को भी हरा लिया, यहाँ पर इसने इस पूरे क्षेत्र को भी इसने अपने कब्जे में कर लिया। कहने का मतलब, इसके रास्ते में जो भी आया वो सब इससे हार गए। तो उस टाइम पर सबसे बड़ी शक्ति कौन थी इस राजपूताना के अंदर? कौन था? हम्मीरदेव चौहान, ठीक है ना। हाँ, इसने मेवाड़ के शासक को भी हराया, इसने आबू के शासक को भी हराया, इसने मंडलगढ़ के शासक को भी हराया। इसने सारे शासकों को हरा करके और दिग्विजय की नीति का पालन करते हुए और सारे राजाओं को अपने अधीन किया। और उस विजय के उपलक्ष्य में इसने कोटि जन यज्ञ करवाया, जिसका और यज्ञ संपन्न करवाने वाले विद्वान का नाम था विश्वरूप, ठीक है साहब। अब देखिए, दिल्ली की गद्दी पे है हमारा अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ पर कौन है? हमारा हम्मीरदेव चौहान। जब ये इतनी सारी विजय इसके द्वारा की गई हैं, आसपास के ताकतवर राजाओं को इसने हरा दिया, तो ये बात अच्छी नहीं लगी। किसको अच्छी नहीं लगेगी ये बात? अलाउद्दीन खिलजी को। तो दोस्तों, अब अलाउद्दीन खिलजी इनके लिए, हम्मीर के लिए क्या लिखता है? पत्र लिखता है कि भाई, तूने बहुत सारे राजाओं को तूने पराजित किया। अब देखिए वो क्या रीजन रहा, मैं वो रीजन लेकर के चल रहा हूं कि आक्रमण के कारण क्या क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं पहले। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक का है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अब इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? इसके दरबार में और मंगोल से कुछ लोग आए थे, मंगोल से कुछ लोग आए थे और उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार किया था। कौन सा धर्म स्वीकार किया था? मुसलमान या मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। इसलिए इन मंगोलियों को इनके शासनकाल में नव मुसलमान का दर्जा दिया गया था। इनको नव मुसलमान कहा जाता था, मुसलमान कहा जाता था, नव मुसलमान। इन्होंने धर्म परिवर्तित किया था, जो इनका धर्म था। अब यहाँ आकर के मंगोलियों ने और अपना मुसलमान धर्म अपना लिया। अब देखो साहब, इस अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो मंगोल का जो एक सेनापति नियुक्त हुआ था, उस सेनापति का नाम है, याद रखना, रीट में भी पूछा गया है ये, महमूद शाह। क्या नाम है? महमूद शाह। महमूद शाह नहीं आएगा तो आएगा मोहम्मद शाह। कौन सा? मोहम्मद शाह। ये लीजिए साहब, मोहम्मद शाह। मंगोल का सेनापति था महमूद शाह, और एक का नाम है कहब्रू। क्या नाम है? कहब्रू, ठीक है ना। तो अब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये नव मुसलमान कहलाए, सेनापति महमूद शाह। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी उसका नाम था मराठा बेगम चिमना। क्या था? मराठा बेगम चिमना। बीड़ी जलाले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, चिमना, ठीक है। अब होता क्या है कि चिमना की नजरें गई कहां? इस महमूद शाह पर। चिमना की नजरें महमूद शाह पर गई, और महमूद शाह पर गई तो महमूद से एकदम बॉडी बिल्डर अच्छा था, तो महमूद शाह से और चिमना मन ही मन में क्या करने लग गई? प्रेम करने लग गई।
और मुख्य प्रधान सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का भी कौन था, जो मंगोल सेना को संभालता था, वो महमूद शाह था। और चिमना किससे प्रेम करने लग गई, महमूद शाह से। इस बात की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को नहीं है, ठीक है साहब। अब देखिए क्या होता है। तो चिमना महमूद शाह से प्रेम करने लगी। अब एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि चलिए अपनी फौज को तैयार कीजिए, हम युद्ध में जा रहे हैं लड़ने के लिए। तो अब जब युद्ध में जैसे ही जाने लगते हैं तो चिमना को पता लगा कि अभी तक मैंने कुछ नहीं महमूद शाह को बोला है, तो क्यों ना मैं इसे बुला करके बात करती हूँ। तो चिमना ने इशारा दिया और यहाँ पर खड़ा हुआ था महमूद शाह और यहाँ पर थी चिमना। चिमना ने आंखों से इशारा किया, महमूद शाह वहाँ पर गया। महमूद शाह बोलता है कि क्या बात है रानी जी। उसने कहा कुछ बात नहीं है, कि हम आपसे प्यार करते हैं। उसने कहा मेरे से प्यार, मैं तो आपका एक नौकर हूँ। उसने कहा तो क्या हुआ, ये तो दिल की बात है, दिल तो कभी भी आ सकता है, किसी पर भी आ सकता है, और हम आपसे प्रेम करते हैं। कि महाराज को पता लग गया तो, कि महाराज को पता कैसे लगेगा, वो आपको वो चीज़ छोड़ो, टेंशन फ्री रहो, नहीं पता लगेगा कुछ भी, पता लगेगा तो मेरी जिम्मेदारी। तो चिमना आप जा कहाँ रहे हो, चिमना बोलती है महमूद शाह से कि आप जा कहाँ रहे हो। तो उसने कहा मैं तो युद्ध में जा रहा हूँ, अपनी फौज का नेतृत्व करूंगा, मंगोल फौज का। उसने कहा नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हो और हमने आपसे बोलते हैं इसलिए आप नहीं जाओगे। उसने कहा तो फिर कैसे काम चलेगा, जाना तो पड़ेगा। तो दोस्तों चिमना ने ऐसा कुछ बहाने बनाए, ऐसे कुछ बहाने बनाए कि इस महमूद शाह को रोक लिया, महमूद शाह को रोक लिया, महमूद शाह रुक गया। दोस्तों अब चिमना और महमूद शाह आपस में प्रेम करते हैं। अब साहब फिर उसके बाद में मान लीजिए हम अलाउद्दीन खिलजी युद्ध को जीत करके आ गया, फिर महीने बाद में दूसरे युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, दूसरे युद्ध की तैयारी हो रही है। तो अब की बार महमूद शाह से कहा कि महमूद शाह की बार आप चलना पड़ेगा तेरे को, ठीक है ना। तो जैसे ही महमूद शाह कहता है कि तैयार हो जाता है, तो चिमना ने इशारा कर दिया कि नहीं जाएगा तू। महमूद शाह सोचता है कि ये तो मरवा के छोड़ेगी रानी तो मुझे। उसने ये गया उसके पास में कि रानी अब तो मुझे जाना पड़ेगा, राजा को शक हो जाएगा। उसने कहा चिमना ने कि नहीं होगा, क्यों, कि आप एक काम करो, अपना एक पैर तोड़ लो सीढ़ियों से चढ़ करके और पैर में चोट लगा लो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। महाराज को से बोल देना कि मेरे पैर में चोट लग गई, आपको छोड़ देगा। लेकिन रानी जी मैं कब तक ऐसे करूंगा, आज पैर तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, किसी ना किसी दिन तो शक हो ही जाएगा। उसने कहा कि अब की बार राजा जब आएगा ना, तो हम कुछ ना कुछ प्लान बना लेंगे और राजा को रास्ते से हटा देंगे, और हम दोनों, और तू बन जाएगा राजा, मैं बन जाऊंगी रानी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा ठीक है। तो ऐसा ही किया। अब की बार महमूद शाह रुक गया और चिमना ने और महमूद शाह ने प्लान बनाया कि अब की बार राजा आएगा तो हम राजा का क्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे। क्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे। अब देखिए साहब, अब ये बात की जानकारी, जो इन्होंने जो मर्डर का प्लान बनाया था, इस बात की जानकारी गुप्तचरों के द्वारा किसको दे दी गई, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जहां युद्ध लड़ रहा था वहां से युद्ध को छोड़ करके वापस आता है, तो इस बात की जानकारी अब किसको मिल जाती है कि भाई हमारे पूरा भंडाफोड़ हो गया। क्योंकि रानी के भी तो गुप्तचर थे, तो रानी के गुप्तचरों ने आकर कहा रानी आप जो काम करने लगी हुई हो उस पूरे आपके प्रोग्राम का भंडाफोड़ हो चुका है, महाराज गुस्से में आ रहे हैं। उसने कहा अच्छा। तो इसने महमूद शाह से क्या कहा, इसने महमूद शाह से कहा ओए महमूद शाह यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो यहाँ से। तो महमूद शाह ने कहा क्यों, क्या हो गया, आपने तो मेरे से वादा किया था कि मैं आपका साथ निभाऊंगी 7 जन्मों तक, आपने तो 7 जन्मों क्या, मुझे तो लगता नहीं है तुमने तो 7 महीने भी निभाए हो। उसने कहा हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं है, महाराज को इस बात की जानकारी हो गई है और आप यहाँ से निकल जाओ। उसने कहा नहीं जाऊंगा मैं, ये नहीं जाएगा तो मैं तेरे को और फंसवा दूंगी उल्टा। तो दोस्तों इस चिमना ने धोखा कर दिया किसके साथ में, महमूद शाह के पास में। लेकिन महमूद शाह एक बात कहता है कि रानी तुमने धोखा तो दे दिया, लेकिन अब मुझे बताओ पूरे हिंदुस्तान में बात साथ चलती है अलाउद्दीन खिलजी की, तो मैं जाऊं कहाँ जाऊं मैं। तो चिमना बोलती है, अब चिमना ने कहा देखना, चिमना ने कहा कि एक राजा है हिंदुस्तान में और उसका नाम है हम्मीर देव चौहान, आप उसके पास में चले जाओ, पूरी जानकारी दे देना, पूरी बात बता देना और उसके बाद में वो आपको शरण दे देगा, क्योंकि उसे शरणागत बात्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शरणागत बात्सल। ये प्रश्न आपका बहुत शानदार है, शरणागत बात्सल किस राजा को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, हम्मीर देव चौहान को, ठीक है ना। अब देखिए साहब, अब जैसे ही आता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, तो आके पहुंचा तो रानी और गेट पर माला लेकर के खड़ी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी को तो गुस्सा आ रहा था, उसने कहा माला लेकर के खड़ी, मन ही मन में सोच रहा था तेरे को चल अंदर देखता हूँ। तो तुरंत की तुरंत इसने तो गेट पर ही बहाना बना दिया
कि महाराज मुझसे आपके सेनापति ने छेड़छाड़ की है। किसने? महमूद शाह ने। अब कहाँ है वो? उसने कहा मुझे क्या पता कहाँ है, चला गया वो तो, तुम्हारे नाम सुनते भाग गया यहाँ से। तो अब मैं अलाउद्दीन खिलजी का मूड बदल दिया, चेंज कर दिया। किसने? चिमना ने। दिमाग चेंज कर दिया। अब क्या होता है, अब अलाउद्दीन खिलजी पूरी जानकारी निकालता है कि वो है कहाँ, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दिमाग का बड़ा तेज था। उसने कहा, उसने ये पक्ष सुन लिया कि जब तक महमूद शाह मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मैं मानूंगा नहीं इस रानी की बात को। तो उसने पूरी जानकारी निकाली, पता लगा अलाउद्दीन खिलजी को कि वो कहाँ रह रहा है, हम्मीर देव के पास में रह रहा है। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, हम्मीर देव के पास में रह रहा है, तो अब आप पत्र लिखेगा अलाउद्दीन खिलजी। किसको? इस हम्मीर देव चौहान को। और पत्र में लिखा पहला कि मैं तेरे पर आक्रमण करना चाहता हूं, युद्ध होगा हम दोनों के बीच में। पहला मैं बता रहा हूं, पहला था साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, यहाँ का थोड़ी ना है, इसलिए अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। दूसरा, अपने चाचा की हार का बदला लेना। इसका चाचा हार के गया था ना, अपने चाचा की हार का क्या लेना? हार का बदला लेना, बदला लेना। ठीक है, इसके बाद में देखिए तीसरा, कौन? महमूद शाह को शरण देना। महमूद शाह को शरण देना। महमूद शाह को शरण दी थी ना, महमूद शाह कैबरू को, दोनों को शरण दी थी, दोनों चले गए थे, इनको शरण देना। ये आक्रमण के कारण रहे हैं। इसने क्यों आक्रमण किया? रणथंभौर पर। अब देखिए इसने आक्रमण किया है, पहला आक्रमण देखिए इसका। अब आक्रमण हो रहा है, यहाँ पर मिटा लेते हैं इसको। तो साम्राज्यवादी, अपने चाचा की हार का बदला लेना, महमूद शाह को शरण देना। अलाउद्दीन खिलजी अब क्या कर रहा है? आक्रमण। तो इसने आक्रमण किया, इसने अपने सेनापति भेजे नुसरत खां, पहला सेनापति। दूसरा है उल्गू खां। तीसरा है अलाप खान। 3 सेनापति भेज दिए 1299 ईस्वी में। किसने भेज दिए? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने भी 2 आक्रमण किए हैं। 1299 का आक्रमण पहला, सेनापति भेज दिए 3, सेनापति अपनी सेना को लेकर के आ गए। दोस्तों पता लगा कि बहुत ज्यादा सेना नहीं आ रही है, इसलिए हम्मीर ने गेट बंद नहीं किए और हम्मीर ने भी इधर से और 2 सेनापति भेज दिए। ठीक है ना, एक का नाम है भीम सिंह और एक का नाम है धर्म सिंह। ठीक है ना, 2 सेनापति भेज दिए गए, भीम सिंह और धर्म सिंह। अब देखिए क्या होता है इस युद्ध में, और दोनों सेनापति इधर से आ गए, युद्ध हो रहा है। इस युद्ध को हम 1299 का युद्ध कहते हैं। 1299 का युद्ध। एक तरफ है मुस्लिम सेना, एक तरफ कौन सी है? मुस्लिम सेना, और एक तरफ कौन सी सेना है? हिंदू सेना। इसलिए इस युद्ध को हिंदू बाट का युद्ध भी कहते हैं। ध्यान रखना, हिंदू बाट का युद्ध है, ये युद्ध भी कहा गया है हिंदू बाट का युद्ध। अब इधर से नेतृत्व किया किसने? नुसरत खान ने। बड़ा नुसरत खान था, तो नुसरत खान, ये क्वेश्चन ट्रीट में पूछा गया है। भीम सिंह इधर से, धर्म सिंह इधर से, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। हमने भी सेना भेज दी है, दुर्ग के दरवाजे बंद नहीं किए, सेना भेज दी। तो हमने क्या किया, खतरनाक लड़ाई हुई इधर से दोनों के बीच में, और इधर से एक ऐसा गोला आता है जिसमें नुसरत खान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे ही नुसरत खान की मृत्यु होती है तो इस फौज में भगदड़ मच जाती है और ये फौज भाग जाती है, मैदान छोड़ करके भाग जाती है, और हम इस युद्ध को क्या होते हैं? जीत जाते हैं। हिंदू बाट का युद्ध हमने क्या कर लिया? जीत लिया। अब खुशी खुशी में इस धर्म सिंह ने और भीम सिंह से कहा कि भीम सिंह आप जाइए महाराज के पास में और महाराज को हमारी विजय की क्या दे दीजिए? सूचना दे दीजिए। तब तक मैं इस कुछ फौज का और इस फौज को कुछ लड़ाई करता हूं, तब तक ये थोड़ी बहुत बची है, इससे हम युद्ध जीत चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए भीम सिंह जा रहा था
अपने सूचना देने के लिए। तो इस उल्लू खान ने या उल्लू खान ने और घात लगा करके आक्रमण कर दिया किस पर, इस भीम सिंह पर। इसके पास में कम सेना थी और यहाँ पर हमारे भीम सिंह की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब 1299 के युद्ध में हमारे और सेनापति मारे जाते हैं। कौन कौन सेनापति मारे जाते हैं? इधर से तो भीम सिंह मारा गया और इधर से कौन मारा गया? नुसरत खान, जो युद्ध का नेतृत्व करने के लिए आया था। ठीक है, इस बात की जानकारी, अब ये सारे भाग गए और सारे भाग करके जानकारी दी किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, कि महाराज वो तो बहुत खतरनाक शासक है, उसकी तो सेना बड़ी खतरनाक है, वो तो बहुत भयंकर तरीके से लड़ते हैं, हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते हैं, मुझसे युद्ध नहीं जीत सकते। उसने कहा अच्छा। तो अब देखिए 99 में हार गए, हमने युद्ध जीत लिया हिंदू घाट का, और अब क्या है, अब आक्रमण किया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है साहब, तो देखिए नेक्स्ट युद्ध की तरफ चल रहे हैं हम लोग, हमीरदेव के लिए। तो 1299 का युद्ध हमने जीत लिया। इधर वो ही है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इसकी नीति कौन सी है? साम्राज्यवादी। मैं बार बार लिख रहा हूँ, नीति कौन सी है? साम्राज्यवादी। हिंदू शासकों की नीति कौन सी रहेगी बताइए? दिग्विजय की नीति। सिर्फ हमारा एक शासक है, कौन सा? उसका सॉरी मुस्लिम शासक एक शासक है जो है अकबर। अकबर की जो युद्ध नीति है वो सुलह कुल की नीति है, ठीक है ना। बाकी इनकी सारे मुसलमान शासकों की साम्राज्यवादी और हिंदू शासकों की दिग्विजय की नीति। यहाँ पर हमारे कौन बैठे हुए हैं? वही हमीर देव चौहान, वही हमारा ये दुर्ग है रणथंभौर का। यहाँ पर रणथंभौर के दुर्ग में, और अब की बार सेना भेज दी गई है यहाँ रणथंभौर, और दुर्ग सब नंगे हैं, ये बख्तर बंद है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने फौज भेजी 1301 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1301 ईस्वी में। अब देना ध्यान, यहाँ एक छोटा सा दुर्ग पड़ता है, उस दुर्ग का नाम है झाइन दुर्ग। क्या नाम है? झाइन दुर्ग। और झाइन दुर्ग